सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर कैसे? सर हम तो जी रहे हैं, जिंदगी तो आप गुजार रहे हैं, रोज नई टाई। सर मैं आपको बताया था, लेकिन आपको पता है जब मैं नेक्स्ट टाइम ये टाई पहन के आऊँगा तो आपको पता नहीं होगा मैंने पहले पहनी थी। ये मैं आपको कल भी बताया था, आपको हर रोज़ बताता हूँ। ठीक। तो और सर हर टाई का एक मकसद है, वो लेकिन हम शो के बाद डिस्कस करेंगे। तो सर शुरू करते हैं एक ख़बर से, एक ट्वीट से, एक्स से। और वो एक वजाहत इकबाल साहब हैं जिनके ट्विटर हैंडल के ज़रिए मेरा ख़्याल है शुरुआत वहाँ से हुई थी और आगे फिर काफ़ी पीटीआई के क्वार्टर्स के अंदर ये ख़बर काफ़ी ज़्यादा फैली। एचसन कॉलेज जो लाहौर का एक बहुत नामवर बड़ा स्कूल है, मैं ख़ुद वहाँ पे स्कूलिंग मेरी हुई, तो वहाँ पे हर साल एक एंड ऑफ द ईयर एक तकरीब सी होती है जिसके अंदर जो तमाम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रिंसिपल जो हैं, इस वक्त तो वो माइकल थॉमसन साहब जो हैं आउट गोइंग हमारे प्रिंसिपल हैं, अब एक नए प्रिंसिपल आएंगे एचसन कॉलेज के अंदर, तो उनकी आखिरी ये एक थी जिसके अंदर जो एक रिवाज मेडल होता है वो एचसन कॉलेज का बेस्ट लिविंग बॉय को दिया जाता है। तो इस केस में जिस लड़के को वो दिया गया वो हैं जावेद हाशमी साहब के नवासे और उनका लास्ट नेम है गिलानी। मैं इस वजह से लास्ट नेम की हद तक बता रहा हूँ क्योंकि वो इस जो ट्वीट है उससे रेलिवेंट है। तो हुआ ये कि वीडियो के अंदर जो लड़के हैं कुछ जो हैं, जब इनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और इनको इनका मेडल मिलने लगा है और जब वो जा रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने कुछ नारे मारे और उनके एंड पे, हर नारे के एंड पे वो गिलानी कह रहे थे, गिलानी कह रहे थे। अलबत्ता जो वीडियोस हम तक पहुँची जिसके अंदर कमेंट्स थे और उसके ऊपर रीट्वीट्स थी और जो बाकी पीटीआई क्वार्टर्स आ रहा है कि देखें जी एचसन कॉलेज के अंदर भी चूँकि बानी पीटीआई जो है वो ख़ुद भी एक फॉर्मर एचसोनियन है, तो वो बच्चे जो हैं वो जैसे कंपेयर कर रहे थे कि जी क्रिकेट मैचों के दौरान भी उनका नाम लिया गया, असेंबली के अंदर भी उनका नाम लिया गया, अब एचसन कॉलेज के अंदर भी उसका नाम लिया गया कि एंड में वो न्याजी कह रहे हैं, हालांकि वो मेरी खबर के मुताबिक, कंफर्म खबर के मुताबिक वो उस लड़के का नाम ले रहे थे, गिलानी कह रहे थे। और उसके बाद वो उन्होंने अपना प्राइज़ लिया। खैर वो बात वहाँ ख़त्म होगी। एनीवेज ये तो इस चीज़ की एक हद तक एक तस्दीक होगी। उसके अलावा जो दूसरी खबर इससे सराउंड कर रही थी वो ये थी कि हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने इस इवेंट की चीफ़ गेस्ट होना था। तो जो इन्होंने खबर जो लिखी, जिनकी ये ट्वीट थी, उन्होंने कहा जी कि उनको बुलाया तो था, उसके बाद पेरेंट्स और स्टूडेंट्स और अनोनिमस लेटर्स जो एचसन कॉलेज की इंतज़ामिया को पहुँचे, उनमें ये कहा गया कि जी चूँकि ये उनके मुताबिक इनका मैंडेट ठीक नहीं है, इनको होना नहीं चाहिए, फलाना जो भी पीटीआई लाइन है, उसकी वजह से एचसन कॉलेज ने अपनी इनविटेशन वापस ले ली और इनको कैंसिल कर दिया। इस पर भी मुझे ख्याल हुआ कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एचसन कॉलेज जो है वो एक है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बट उसका एक बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है जो आपकी पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब के साथ बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैंने कहा ये भी ज़रा मुश्किल है, तो इस पर भी मैंने पता किया। तो फिर मुझे जो मेरे ज़राए हैं उनसे पता चला कि ऐसे बिल्कुल नहीं हुआ, बुलाया उनको ज़रूर था और कैंसिल ना कॉलेज ने इनविटेशन कैंसिल किया, ना उन्होंने उस तरह से इनकार किया कि हम नहीं आएंगे। उन्होंने एंड में कुछ दिन पहले इसके अंदर कहा जी कि चूँकि मरीम नवाज़ साहिबा की मसरूफियात आजकल ज़्यादा हैं, वो भी चीफ़ मिनिस्टर मुंतखब हुई हैं, तो वो आ नहीं पाएंगी। तो ये इस तमाम चीज़ के अंदर जो है वो क्लैरिटी मैं पेश करना चाहता था, ना सिर्फ इस वजह से कि ये पीटीआई जो है उसको ज़रा गलत तौर पे पेश करे, दूसरा क्योंकि मेरी अपनी इंस्टीट्यूशन है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू अगर वो खुद नहीं दे रहे तो मेरे थ्रू आ जाए। सर असल में अगर ये किसी भी और इंस्टीट्यूशन में हुआ होता तो मैं इस पे यकीन कर लेता कि ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि एचसन का नाम इन्वॉल्व था, तो मैंने तो पहले भी कभी यकीन नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, काबीना में सारे एचएसओनियन होते हैं। सो इन्होंने क्यों करना है मरियम नवाज के खिलाफ कोई भी एहतजाज? मरियम के अपने भाई इस स्कूल के हैं। इस वक्त इनकी काबीना देख लें, नून लीग की, सारे एचएसओनियन भरे हुए हैं। वो जो आजकल जिनकी मीम बहुत चल रही है, ना चन्ना, वो भी एचएसओनियन। सो ये तो बेसिकली पाकिस्तान में
मार्शल लॉ, नून की हुकूमत हो, पीटीआई की हुकूमत हो, जो भी हो, एचएसोनियंस की पांचों उंगलियां हमेशा घी के अंदर होती हैं और सर कढ़ाई में होता है। सर लेकिन ये तो फिर स्कूल की बात है ना कि वो आगे निकाल जाते हैं, मतलब आप उसके अंदर मतलब कुछ करते होंगे ना सर। सर आपका भाई भी तो यहाँ बैठा है, ऐसे तो ना करें। नहीं, देखें आप तो बाकायदा काबिलियत की वजह से आए हैं, लेकिन बाकी वहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है कि जब आप सारे अमीरों के बच्चे वहाँ पे डाल दोगे तो आगे जाके उन्होंने ही करना है ना जो भी करना है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम ये जो कई कॉलेजेस हैं ये ना स्कॉलरशिप देते हैं कि अगर आपने मैट्रिक में टॉप की है ना, बल्कि टॉप क्या किया, अगर आप पहले 50 में या पहले 100 में भी आ गए हो तो आप हमारे कॉलेज में आ जाओ, हम आपको फ्री ट्यूशन फ्री फी कर देंगे। अच्छा, वो होता ये है कि जब पूरी क्रीम उठ के वहाँ चली जाती है तो उनके तो फिर नंबर ही आने हैं, फिर वो बोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े कि हमारे बच्चों ने इतने पॉइंट स्कोर किए। सो बुनियादी बात यही है कि जो मुल्क करता देते हैं, हर सीएम का बच्चा, हर गवर्नर का बच्चा, हर प्राइम मिनिस्टर का बच्चा एचएसएन में है। अच्छा, वैसे वो आपकी बात ठीक है कि काफ़ी नंबर पोजीशंस में है और एचएसएन कॉलेज इस चीज़ को बहुत ओन करता है, ठीक है, वो करना भी चाहिए, मतलब अगर वो पहुंचे हैं किसी चीज़ पे, मतलब सियासत के अलावा भी बहुत काम किए हैं मशहूर एचएसओनियंस ने। ऑफ दैट पहले ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त मैं मानता हूँ कि सारे अमीर जो हैं वो एचएसएन में होते हैं, लेकिन अब मेरे ख्याल में ये बात तमाम प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर बैठती है, ना सिर्फ एचएसएन है बल्कि अगर डाइवर्सिटी है थोड़ी सी कि हर सूबे से और हर शहर से जो बच्चे हैं वो एचएसएन में आके पढ़ते हैं, तो ये भी एचएसएन की एक यूनिकनेस है। लेकिन बहरहाल आपको पता है मैं तो थोड़ा बायस्ड हूँ, तो इस बात को हम यहीं रोक देते हैं। क्लैरिफिकेशन ज़रूरी थी, वो मैंने देनी थी। सर आगे चलते हैं, कुछ अपडेट्स हैं और वो बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं। वो ये कि फॉरेन मिनिस्ट्री की हद तक बात कर लें तो हमने जैसे बताया था कि इसहाक डार साहब का नाम जो है वो कैबिनेट, हम जब भी अब आने वाले हफ्ते में बात करेंगे तो काबीना की फॉर्मेशन जो उसके ऊपर गुफ्तगू होगी तो वो है तो उनके पास ही, वो जा तो प्रॉबेबली इसहाक डार साहब के पास। एक एडिशनल चीज़ ये हुई है कि जलील अब्बास जिलानी साहब को इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो एक मशीर के तौर पे लेकर आ रहे हैं और तारिक फातमी साहब को मावने खुसूसी के तौर पे अटैच कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो आप बात समझ जाएं कि ये इसके अंदर जो ये दो सीनियर जो फॉरेन ऑफिस का बहरहाल एक्सपीरियंस रखते हैं, इनमें से एक तो हमारे केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर भी थे, तो इसहाक डार साहब को अकेला नहीं दिया जा रहा है इसके अंदर, एक साइड पे क्या कहना चाहिए, ट्यूब्स अटैच हैं। सर शुक्र है, मैं तो कहता हूँ कि ट्यूबें और कर दें क्योंकि डार साहब बहुत खतरनाक आदमी है। बिल्कुल। और दूसरा सॉरी जो औरंगजेब साहब हैं उनके हवाले से भी एक कल के रोज़ सोशल मीडिया और एक हमारे एक और जो प्राइवेट चैनल हैं उसकी तरफ से एक खबर दी गई कि ही इज़ ऑल सेट टू टेक हिज रोल एक बाकायदा मिनिस्टर के तौर पे। देखिए हमने तो ये बात ये की थी कि वो एक एडवाइजरी कैपेसिटी में आएंगे और यही शायद उनकी बात तब तक चल रही थी। तो इसमें भी मेरे पास खबर ये है कि वो खबर ये कह रही थी कि वो 3 करोड़ रुपए तनख्वाह जो है वो छोड़ेंगे और उसके साथ साथ अपनी डच नेशनैलिटी जो है वो छोड़ेंगे और फिर बाकायदा तौर पे एक मिनिस्टर बनेंगे और एज ए फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे। सो मैंने ये कुछ क्वार्टर से चेक की बात कि जी आया इसमें कितनी हकीकत है, तो मुझे जवाब आगे से मिला, वो ये मिला कि जी हम गॉसिप के ऊपर कमेंट नहीं करते। तो इसका मतलब उनकी तरफ से एक फ़िलहाल डिनाइल है। ये बात आज के दिन मैं कह रहा हूँ, कल परसों ये बात शायद सच भी साबित हो जाए, क्योंकि किसी न किसी तरह से तो किसी ज़राए से उन्होंने भी खबर ली और मैंने अपने ज़राए से खबर ली, तो दोनों अगर मैच नहीं कर रही तो उनमें से कोई एक बात ही सच होगी। देखिए बुनियादी बात ये है कि जब भी आप अनाउंस करते हो ना कहीं की नेशनैलिटी, सो वो आपको ना वो खुद कहते हैं, इंटरव्यू होता है ना तो वो कहते हैं आपको पता है कि अब अगर आप कभी दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो 2 साल का वेटिंग है। ठीक है, सो मेरा नहीं ख्याल वो नेशनैलिटी छोड़ेंगे ये, लेकिन ये मेरा ख्याल है, ये गलत भी हो सकता है और उसकी एक बुनियादी वजह है। वो ये है कि अगर ये कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे गारंटी दी जा सकती हो कि ठीक है आप आ रहे हैं और 5 साल आप रहेंगे, अच्छे बुरे के आप जिम्मेदार होंगे, तो फिर शायद कोई बंदा ये कर भी ले। इधर किसी को पता है कि साल बाद उसको निकाल देंगे या 6 महीने बाद निकाल देंगे या 1.5 साल बाद निकाल देंगे, वो अपनी नेशनैलिटी छोड़ दे, बड़ा मुश्किल है। और फाइनेंस मिनिस्टरों की खास तौर पे पिछले हमने देखा जितने भी आए हैं, टफ टाइम, वेरी टफ टाइम, और चेंज बहुत ज़्यादा चेंज हुए। आप असद उमर से लेके अब औरंगजेब साहब तक आ जाए तो गिन ले कितने को फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो सर ये बात रही। आखिरी एक चीज़ मैं मतलब ब्रेक से पहले जो करना चाह रहा हूँ इंक्लूड, वो ये है कि जो सदारती इलेक्शन था हमारा, दारी साहब ने बाकायदा प्रेसिडेंसी का हलफ भी ले लिया, उसमें एक मज़ेदार जो एलिमेंट हमने देखा कि सेनेट, प्रोविंशियल सीट्स और नेशनल असेंबली कुल मिला के 1185 नशिस्तें बनती हैं। वोटिंग जो हुई है तमाम वो जो हुई है 1044 सीटों पे। सो इसका मतलब है कि इस सारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर 141 ऐसे लोग हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया।
सो ये एक लिहाज से इंटरेस्टिंग फैक्ट है सॉरी और स्टैट है। और इसके अंदर क्या वजूहत हो सकती हैं वो हमें देखिए मेरे ख्याल में तो यही हो सकता है कि क्योंकि पीटीआई वालों को लगता था कि उनका चांस नहीं है तो उसमें बहुत सारे लोग शायद गए ही नहीं होंगे वोट करने, और क्योंकि वो आज़ाद की हैसियत से इलेक्शन लड़े हैं तो उनको उस तरह से स्क्रूटनाइज नहीं किया जा सकता। वरना अदरवाइज तो ये है ना कि जब आप किसी पार्टी के मेंबर हो और फिर अगर आप पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दे रहे हो या वोट देने ही नहीं जा रहे तो वो तो आपकी फिर शो कॉज नोटिस आपको इशू हो जाएगा। जी, जैसे हमने देखा कि नून लीग के जो एक माइनॉरिटीज़ की हद तक जो हैं, एक नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उनको एहसन इकबाल साहब ने शो कॉज नोटिस दिया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उसके ऊपर वो मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम पार्टीज़ के अंदर बड़ा सीरियसली ली जाता है कि अगर आप वोट ना दें, क्योंकि आप सॉर्ट ऑफ अपनी एक शो करा, अगर सुस्ती में है तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा क्या सुस्ती थी या आया मजबूरी थी। अगर आपने नहीं दिया वोट तो आपने माजी में याद होगा कि उस सिंध के अंदर लोगों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया था, यहाँ पे एक निजी होटल है मेन बुलेवार्ड लाहौर के अंदर, वहाँ पे बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले भी शायद इस किस्म की चीज़ की होगी, तमाम तर लोग जो हैं वोट डालें। तो इससे आपको थोड़ा ये नहीं लग रहा कि अभी भी जो हुकूमत बन चुकी है उनको एक थ्रेट लेवल जो है वो महसूस हो रहा है, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट जो SIC PTI का है वो हमेशा शायद हॉन्ट करेगा सबको। ये थ्रेट लेवल रहेगा, ये थ्रेट लेवल रहेगा। और मैं तो फिर वही बात है कि इस वक्त ऐसे लग रहा है, इतना हैंड्स इन ग्लव लग रहा है कि बिल्कुल 2018 लग रहा है कि जी सरकार और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल ऐसे शीरो शक्कर, लेकिन जैसे वो 3.5 साल निकाल सका था मुश्किल से। इनका जो है वही बात है कि इन हाउस चेंजेस मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा निकाल सकेंगे टाइम, और उसकी वजह ये है कि एक तो मुआशी हालात टफ होते चले जाएंगे, दूसरा जैसे जैसे मुआशी हालात टफ होंगे वैसे वैसे दोबारा आवाज़ें उठेंगी कि जी ये मैंडेट ठीक नहीं है। सो वो अनपॉपुलैरिटी जो है ना, वो एक टाइम ऐसा, हुकूमत को तो फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक टाइम आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट उस अनपॉपुलैरिटी से जान छुड़वाना चाहेगी, तो उसमें फिर आपको तब्दीलियाँ नजर आएंगी। और आप ये देखिए कि अभी होना शुरू हो गया है कि ECP जो है वो, हालांकि इलेक्शन कमीशन हल्के जो है वो खोलने की तो बाकायदा PTI ने जितनी हल्के कहा था, इस्लामाबाद है कोई भी खोल दो, 130 खोल दो और फलाने खोल दो, तो वो शायद ECP का तो मोड नहीं है। सोशल मीडिया और बाकी YouTube और बाकी इस किस्म की जो कुछ हैं लोग जो इस किस्म पे गुफ्तगू करें, वो खोल के बैठे हुए हल्के तमाम, और इन्फॉर्मेशन उनके पास ये नहीं कहा जा सकता इस दफ़ा है नहीं, उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है वो तमाम फॉर्म 45 लेकर आ रहे हैं कि जी खोलें हल्का। एक बात हमेशा याद रखें, वो ये है कि मुझे और आपको लगता है हमें इतनी ज़्यादा सियासत का पता है, अब तो हर बंदा को सियासत का बहुत ज़्यादा पता है, तो क्या जरदारी साहब को नहीं पता फजलुर रहमान साहब को नहीं पता? ठीक है, मतलब उन्होंने अगर अपने सारे अंडे इस बास्केट, इस हुकूमत की बास्केट में डालने से इनकार कर दिया ना, उन्होंने अगर ट्रेजरी में बैठने से जरदारी साहब ने इनकार कर दिया है, इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा कैपिटल में इफ कंडीशन लगी हुई है इधर, और ये 2-2.5 साल में हमें बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। सो गुड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, शुगर लगा रहेगा A1 बिल्कुल। और सो कंटेंट क्रिएशन हमेशा रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हमने जाना है एक ब्रेक की, ब्रेक के बाद आपके लिए हमारे पास एक गेस्ट भी हैं, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जैसे आपको कहा था कि हमारे पास आखिरी हमारे 2 सेगमेंट्स के लिए बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, सिकंदर बडेरा साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं साउथ पंजाब की तरफ से PTI के लिए, और उसके अलावा एक बहुत ही प्रोमिनेंट फार्मर हैं और जो जिद्दत फार्मिंग के अंदर है उसके बारे में भी हमें बहुत चीज़ें बताएंगे। उसके अलावा कुछ स्टोरीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे सिकंदर साहब से। तो सर पहली जो खबर है हमारे पास वो है कि पंजाबी एज ए लैंग्वेज पब्लिक स्कूल सिस्टम में री-इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस की जाएगी। मरीम नवाज साहिबा ने अल हमरा के अंदर एक तकरीर थी, उसके अंदर ये फरमाया कि पंजाब हमारा कल्चर है, मुख्तलिफ पंजाबी से और पंजाब से रिलेटेड चीज़ों को हम रिवाइव करेंगे, लेकिन जो सबसे चीज़ जो उस सारी स्पीच के अंदर से जो तमाम सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे गूंज रही है वो ये है कि पंजाबी अब पब्लिक सिस्टम में पढ़ाई जाएगी। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब मैंने इसलिए ये कहा कि इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म बाकायदा नहीं है कि कभी पढ़ाई जाती थी या कभी पढ़ाई जाई गई थी, या और अब फिर से शुरू करेंगे, या अब ये नया एक चीज़ है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं सर थोड़ी सी। सर एक तो
ये बात उन्होंने उर्दू में की मरियम साहिबा ने, लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़े अरसे से ये इसके ऊपर लोग डिमांड भी कर रहे थे, आवाज़ें भी उठ रही थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि 2004 में परवेज़ इलाही साहब ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। उन्होंने एक बनाया था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, जिसका मकसद यही था कि पंजाबी ज़बान को तरवीज इसको दी जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, और जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ लहजे बोले जाते हैं उन सब को मिलाकर कोई एक ऐसा कायदा तैयार किया जाए जो कि तमाम पंजाबी के जितने भी आपके लहजे हैं उनका अहाता करे और सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ये 2004 में उन्होंने ये काम शुरू किया था, फिर शायद नहीं वो किसी वजह से हो सका। तो बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में तो कभी नहीं पढ़ाई गई पंजाबी। अच्छा, नहीं पढ़ाई। हाँ, ये अंग्रेज़ के दौर से ही इसको यहाँ पंजाबी कायदे को पंजाब से ख़त्म कर दिया गया था। ये कायदा था रंजीत सिंह का। तो वो कायदा मुझे तो नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ ढूंढने की, मुझे आज तक कभी यहाँ कहीं नहीं मिला। हो सकता है क्रॉस द बॉर्डर आपको मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से पंजाब में पंजाबी नहीं पढ़ाई जा रही। अब इसमें एक चैलेंज होगा एक सराइकी वाला, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा तकरीबन आधे अजला जो है नीचे के साउथ का जो आपका इलाका है वहाँ सराइकी बोली जाती है, तो उसका एक चैलेंज होगा कि उसके ऊपर हम क्या करेंगे। और बाकी लहजों वाला हमारा बेसिक ग्रामर और नाउन्स तो तकरीबन सेम ही है, लहजे ज़रा मुख्तलिफ है। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा खुशाइन चीज़ है, इसको हो जाना चाहिए था बहुत पहले, अब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। और इस तरह मेरे ख्याल में ये भी अच्छी चीज़ होगी कि जो घरों के अंदर से भी पंजाबी बोलने का रवाज जो है जो कम होता जा रहा है बच्चों से, वो भी शायद रिवाइव हो इस वजह से कि बच्चा स्कूल से सीखे और घर पे बोलने की कोशिश करे। अब उसमें चैलेंज शायद ये हो कि बच्चा सीख के आ जाए और उसके वालिदैन को ना आती हो, तो ये एक शायद मसला हो सकता है। अच्छा नहीं, ये ना मेरे ख्याल में हम ना थोड़ा सा पंजाबियों को बस के नीचे भी दे देते हैं। अगर आप आम हमारे डिस्कोर्स में देखें, हमारे देहातों में, शहरों में, इवन लाहौर में, हर जगह अमूमन पंजाबी बोली जा रही है। इवन घरों में भी लोग पंजाबी, मैं अपनी आपको मिसाल दूं, हम तो अपने बच्चों से अपनी ज़बान में बात करते हैं। तो जो मेरा लहजा है पंजाबी का, हम हमारे घर में वही बोली जाती है, हम भाई आपस में, वालिदैन, हम उसी ज़बान में बात करते हैं। और अक्सर अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो जहाँ पे अमूमन जिन घरों में आपको लगता है कि पंजाबी शायद नहीं बोलते होंगे, वहाँ भी लोग पंजाबी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोग पंजाबी बोलना नहीं चाहते, लेकिन स्कूलों में अगर पढ़ाई जाए तो ज़रा और इसको एक मतलब पेटनेज मिल जाएगी रियासत की, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर बाकी सूबे पढ़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं पढ़ाएं अपनी ज़बान। बिल्कुल। अच्छा, मेरे इसमें ना एक तो सिकंदर साहब खुद सुनाएंगे, बड़ा इनका मज़ेदार वाक़या। इनको एक दफ़ा इनके बच्चे के प्रिंसिपल ने खुद कहा था कि आप घर पे पंजाबी बोला करें, वो ये सुनाएंगे। जो मेरे इसमें एक गुजारिश है ना, वो सिर्फ ये है कि ज़रूर पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं जो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम ना रखें और उस पर नंबर्स ना लगाएं। उसकी वजह ये है कि वो एक बर्डन है एक्स्ट्रा बच्चे के ऊपर। आपको याद होगा एसएनसी में भी कुछ इजाफी मजमून इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अगेन इजाफी मजमूनों से किसको एतराज़ हो सकता है, लेकिन जब आप उस पर नंबर्स लगा देंगे, जब आप उसका इम्तिहान लेना शुरू कर देंगे, बच्चे ऑलरेडी बहुत बर्डनड हैं। ये हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले जो बच्चे हैं वो 3-3 ज़बानें थोड़ी पढ़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी बच्चा 3 ज़बानें पढ़ रहा है। तो उस पर एक मजीद डाल के और ये कहना कि अब तुम्हारा इसका इम्तिहान होगा और तुमने नंबर लेने हैं और इसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल स्कोर नीचे चला जाएगा, वो ज्यादती है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये जो एडेड प्रेशर है ना बच्चों से, प्रेशर भी कम करना है, साथ उनको अपनी ज़बान भी पढ़ानी है। मैं इससे आई थिंक बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अच्छा, जरा बताएं कि वो वाकया ऐसे है जी, मैं अपनी मेरी बेटी छोटी काफ़ी, ये 2006-7 की बात है, तो मैं इसका एक स्कूल में दाखिले के लिए गया, प्री स्कूल में जी। तो वो छोटी बच्ची का तो क्या इंटरव्यू, तो पेरेंट्स का इंटरव्यू हो रहा था। तो वो जो प्रिंसिपल थी उस स्कूल की, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप लोग घर में किस ज़बान में बात करते हैं। तो मैंने कहा जी हम आपस में तो हम अपनी एक हमारा पंजाबी का जो अपना डायलैक्ट है, लहजा है भावल नगर से, हम उसमें बात करते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी उर्दू भी बोली जाती है। तो मुझे कहती है कि आपने अपनी बेटी से अंग्रेज़ी या उर्दू में बात नहीं करनी, आप कोशिश करें इससे वो ज़बान बोलें जिससे ये अपने जो इसकी जो रूट्स हैं उनसे मुंसलिक रहे, क्योंकि अगर इसमें अब झिझक आ गई ना पंजाबी बोलने की तो सही ये सारी ज़िंदगी नहीं बोल पाएगी। और ये जो एक आपका राब्ता है इसके दादा दादी या जो आपके अजीज़ रिश्तेदार देहात में रहते होंगे जो उर्दू नहीं बोल पाते होंगे, अगर उनसे इसका राब्ता अब कट गया ना तो दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। तो अंग्रेजी उर्दू हम सिखा लेंगे, आप इससे अपनी ज़बान में बात करें। बहुत बड़ी बात। और ये बड़ा प्रोमिनेंट स्कूल है लाहौर का, और एक स्कूल की प्रिंसिपल का ये कहना कितनी बड़ी बात है। ये कितनी बड़ी बात है कि उर्दू अंग्रेजी सिखाने के लिए हम बैठे हुए हैं ना, हम सिखा लेंगे। आप वो बोले जो घर पे हम आपसे फीस ले रहे हैं ना, उर्दू अंग्रेजी हम सिखाएंगे। आजकल तो बहुत सारे स्कूल जो इस चीज़ की भी जिम्मेदारी नहीं लेते कि जी हम कर देंगे कुछ से कुछ बार। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे बड़ी बात होती है कि जी पंजाबी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी, ये तो आज हुआ है ना कि नाफिज की गई है स्कूल में, लेकिन पंजाबी सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी ये इससे अब जरिया मुआश मुंसलिक नहीं रहा। आला तालीम इस ज़बान में नहीं होती, सो घर पे अब ये फैशनेबल नहीं है पंजाबी बोलना, तो क्या ये सर्वाइव करेगी कि नहीं करेगी? मेरा उसमें आर्गुमेंट था कि करेगी।
एक तो वही बात है कि जिस तरह फोक म्यूजिक है ना, कि एक बच्चा जो कि हमारे ओरिजिन का है, वो चाहे उसकी बर्थ ही अमेरिका में हुई है, वो शायद कभी यहाँ पे आया भी नहीं, लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद जब उसका दिल टूटता है तो सबसे पहले जो उसको कान से सीधा दिल तक आवाज़ पहुँचती है वो फोक म्यूज़िक की है, क्योंकि उसकी जुड़त धरती तो यही है ना जहाँ से वो निकला है। दूसरी चीज़ एक और भी है, और वो ये है कि एक ख़ास उम्र के बाद मैं सोच रहा था कि ये जो एनिमल फिल्म है ये कोई इतनी अच्छी फिल्म तो नहीं है, ये क्यों इतनी सुपर डुपर हिट हो गई? क्योंकि इसमें बात की गई है फादर सन रिलेशनशिप की। अच्छा, ये बच्चों का जो अपने माँ बाप के साथ रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा अजीब सा होता है कि ये जैसे टीन्स में जाते हैं तो इनको लगना शुरू होता है कि माँ बाप को कुछ नहीं पता, रिबेलियस हो जाते हैं, लड़ते हैं हर बात पे। लेकिन एक ख़ास उम्र के बाद इन्होंने वही पहनना होता है जो कि बाप पहनता था, इन्होंने उसी तरह बोलना होता है जिस तरह बाप बोलता था। ये मतलब जो बाप की जो है ना एक वो चाहिए होती है हर एक को कि जी इंप्रेशन पड़ जाता है। हाँ, मतलब वो आप उसके शहर में से निकल नहीं सकते कभी भी। बिल्कुल सर, इसमें छोटा सा एक और, पंजाबी सर्वाइव करेगी नहीं, पर पंजाबी सर्वाइव कर रही है। आप अपने मुल्क के आखिरी 5-7 जो सबसे मशहूर गाने वो निकाल लें, पसूड़ी पंजाबी, तू झूम पंजाबी, आप कोक स्टूडियो अपना देख लें, और आपके जिस तरह आपके अपने गाने उस दिन हम जनजातीय जनाजे की बात कर रहे थे, तो पंजाबी सर्वाइव कर रही है। म्यूजिक आपका अभी पॉपुलर सारा है ही पंजाबी। बिल्कुल। और आई थिंक एक उसको एज ए लैंग्वेज के अलावा सिखाने का आई थिंक एज ए स्किल सेट भी सोचना चाहिए कि अगर आपने ऐसा काम करना है, कंस्ट्रक्शन में जाना है, फ़र्ज़ करें आपने किसी ऐसी फील्ड में जाना है जहाँ आपको ऐसे लोगों से मिलना है जो अमूमन अपने गुफ्तगू पंजाबी में करते हैं और आपको नहीं आती, तो आप बहुत चीज़ों से फिर आप हैंडीकैप्ड रह जाते हैं। बिल्कुल। और अगर आपको स्कूल लेवल से अगर सिखाई गई और आप भी फ्लुएंट है उसके अंदर, फिर आपको उस किस्म की चीज़ नहीं कर सकता। वो आपको जो एक मम्मी डैडी का एक ठप्पा लग जाता है कि इसको तो सिर्फ अंग्रेज़ी आती, उर्दू भी ठीक नहीं आती, तो इसको हम जो मर्जी आपस में लगे रहेंगे, वो जो कॉन्वर्सेशन से बाहर रहने के बजाय वो कॉन्वर्सेशन का हिस्सा हो जाएंगे, तो वो भी एक स्किल सेट है आपके पास। इसमें सिंबॉलिकली अभी कर देना शुरू, सिंबॉलिकली कि पंजाब असेंबली अपना बिजनेस कंडक्ट करना शुरू कर दे पंजाबी। हाँ, मजा सिंबॉलिक है ना। आपके जो जितने भी सरकारी आपकी बड़ी मीटिंग्स हैं, आप परवेज़ इलाही साहब पंजाबी में करते थे, तो अभी भी करना शुरू कर दें, क्या हर्ज है? बिल्कुल। तो एक सिंबॉलिक जाए कि जी हम अपनी ज़बान को ओन करते हैं, वी टेक प्राइड इन इट, और हम इसको बोलना पसंद भी करते हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाना पसंद करते हैं। और सर इससे शायद जो कुछ पंजाबी चैनल्स जो हैं जो आए गए, जो कुछ रह गए, शायद मज़ीद आना शुरू हो जाए और बेहतरीन हो जाएगी। तो सर चलिए, ये तो नई बात, इसकी अच्छी मूव है, हम तो इसके साथ हैं, बेहतरीन है। आगे चलते हैं, और हमने आज बात करनी थी, सिकंदर साहब हमारे साथ हैं, कि साउथ पंजाब और साउथ पंजाब के जो इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पे हर जो हुकूमत आई है उसके अंदर हमने देखा है कि एक वादा किया जाता है साउथ पंजाब से कि आपको लैदा किया जाएगा, आपको एक सूबा दिया जाएगा, उसके अंदर तमाम तर चीज़ें की जाएंगी। अभी तक हो नहीं पाया। ये पहले ठप्पा लगता था पीपल्स पार्टी से लेकर नून लीग के ऊपर, PTI के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लगता है ये ठप्पा। सो जो उनके दीगर इशूज़ हैं, डेवलपमेंट फ़ंड की हद तक, लॉ एंड ऑर्डर की हद तक, अपर हाउस की रिप्रेजेंटेशन की हद तक, एक पंजाब साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट भी है, वो किस लिए है, क्या करने के लिए, सारी वो बात करते हैं। तो सर आप शुरू करें कि तमाम इश्यूज़ हैं क्या? सर अगर आपको याद हो ना, हमने कुछ साल पहले इसी मौजू पे पहले भी एक दफ़ा हमारी एक हुई थी डिस्कशन, एक नशिस्त हुई थी, और मैंने आपसे उसमें ये अर्ज़ की थी कि PTI के पास ये तो नंबर्स नहीं है कि वो नया सूबा बना सके, लेकिन जो नेक्स्ट बेस्ट थिंग थी वो ये थी कि आपने एक साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट दे दिया, जहाँ पे आपकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस को आपने साउथ में ही कर दी। वो सेक्रेटेरिएट ने काम करना शुरू कर दिया, हमारे बहुत से मसले मसाइल वहीं पे लोकली हल होना शुरू हो गए। जो लोकल वहाँ बैठा है वो ऑब्वियसली उसके पास पूरे पंजाब की बजाय अब चंद अजला थे जिनको देखने के लिए, तो मसले मसाइल उनके वो वहाँ पे हल होना शुरू हो गए। अब वो मुझे नहीं पता इस वक्त वो फंक्शनल है या नहीं है सेक्रेटेरिएट, मुझे लगता है कि अब वो नहीं है, केयर टेकर ने सारा कुछ आके अपने पास अब नहीं है, वो उसको एक डमी सेक्रेटेरिएट के तौर पे तो वो एक पहला कदम था साउथ पंजाब के मसाइल को मकामी तौर पे हल करने की तरफ। और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी मूव थी कि अगर आपके पास सूबे के नंबर्स नहीं है तो ये कर दें आप। मसाइल से जुनूबी पंजाब के को बाकी आपके मुल्क से बहुत मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहला मसला तो क्योंकि जुनूबी पंजाब बुनियादी तौर पे ज़राअत के ऊपर डिपेंडेंट है, तो पानी का मसला एक बहुत बड़ा इशू है। वो चाहे बावलपुर को ले लें, डेरा गाजी खान को ले लें, मुल्तान को ले लें, जो जितने भी आपके जनूब के अजला हैं, या पानी का इशू बहुत बड़ा है। और जब तक, और ये वो इलाके हैं जहाँ से आपकी मेजर जो कैश क्रॉप्स हैं, कॉटन, गन्ना, गंदम, मतलब आपकी ब्रेड बास्केट भी यही इलाका है। सबसे ज़्यादा गंदम की यील्ड एवरेज और जो अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स वो वहाँ से आ रही है। चीनी आपकी सारी वहाँ से आ रही है, कपास आपकी वहाँ से आ रही है, उसके बाद आपका मैंगो वहाँ से आ रहा है। ये वो हैं जो आप जब अपनी ज़राअत की बात करते हो तो ये 3-4 चीज़ें जिनका आप सबसे पहले नाम आपके जहन में आता है। इवन अगर आप सरगोदा के जो डाउन का इलाके भी डाल लें तो किन्नू भी आपका तकरीबन वहीं से आ गया। तो सबसे पहला मसला तो हमारा ज़राअत और उसमें पानी है।
उसके बाद ऑब्वियसली डेवलपमेंट के इशूज़ हैं। अब वहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई जिस तरह से लाहौर या उसके इर्द गिर्द या जीटी रोड के दाएं बाएं उस तरह से हुई है, इंडस्ट्री उस तरफ नहीं लेके जाई गई। तो यही मसाइल है बेसिकली, जिसकी वजह से अब रूरल अर्बन जो आपकी जो माइग्रेशन है वो बड़ी स्पीड से हो रही है। लोग जनूबी पंजाब को छोड़ के या कराची जा रहे हैं या लाहौर या इस तरह के जो अपर पंजाब के शहर हैं, वो जो मकामी तौर पे उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इसी तरह आप जिस तरह सरकारी मुलाजमतों में एक कोटा था, जब भावलपुर रियासत को जम किया गया तो एक कोटा दिया गया कि 12% आपके पास नौकरी है, वो उनको 1% भी नहीं मिलती। तो वो जो बुनियादी मसाइल बाकी सारे सूबे में हैं वो जरा उनकी एक हायर डिग्री पे साउथ से आपको सर यहीं आपको रोकूं कतक कलामी माफ, यहाँ हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर, इसी पॉइंट पर इसी टॉपिक के ऊपर हम ब्रेक के बाद आएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब, हमारे साथ सिकंदर बडेरा साहब मौजूद हैं। हम साउथ पंजाब के इशूज़ के बारे में बात कर रहे थे। आपने भावलपुर का जिक्र किया और ज़्यादा साउथ पंजाब के अंदर इश्यूज़ के अंदर इवेंचुअली बंदा भावलपुर के ऊपर पहुंच जाता है। तो इसकी एक क्या ख़ास वजह है कि भावलपुर ख़ास तौर पे पार्टीशन के बाद बदरीज निगलेक्ट किया गया और उसके हिस्से कर दिए गए हैं और उसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादती हुई या तमाम शहर जो हैं उनके ऊपर ये हुआ है? सर भावलपुर का ना थोड़ा सा आपको तारीखी पस मंज़र ये देखना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान में शामिल हुआ तो जो भावलपुर का आर्टिकल ऑफ एक्सेशन था, जिस तरह हम कश्मीर की वो बात करते हैं हिंदुस्तान के साथ, तो भावलपुर का जो मुआहदा हुआ रियासत पाकिस्तान के साथ जिन्ना साहब के साथ, वो ये था कि जी एक तो इसकी जोग्राफियाई हैसियत को तब्दील नहीं किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये था कि भावलपुर एज अ फेडरेटिंग यूनिट पाकिस्तान के साथ रहेगा, इसको किसी और चीज़ में जम नहीं किया जाएगा। 55 तक तो ये रहा अलग एक सूबे के तौर पे काम करता रहा, वहाँ पे असेंबली ने काम किया। मखदूम अहमद महमूद साहब के वालिद साहब हसन महमूद साहब पहले वहाँ के वज़ीर आला थे। तो 55 में फिर जिस तरह 1 यूनिट बना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों को नहीं पता कि 55 में जो सूबों ने अपने आखिरी बजट दिए तो पाकिस्तान के सिर्फ 2 सूबे थे जिनका बजट सरप्लस था, एक भावलपुर और एक बंगाल। तो बंगाल आज हमारे साथ है ही नहीं और भावलपुर सूबा नहीं रहा। फिर उसके बाद जम हो गया, 1 यूनिट में आ गया। फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई तो जो 2 दरिया भावलपुर के थे, ब्यास और सतलुज, रावी के साथ, वो दोनों चले गए। फिर इसके साथ मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी में ये हुआ कि भावलपुर को बाकी दरियाओं से पानी 3,85,000 क्यूसेक, अगर मैं गलत नहीं हूँ, वो आपको दिया जाएगा। वो अब 80,000 90,000 से ऊपर नहीं मिलता। फिर था मुलाजमतों में कोटा था, वो दिया जाएगा, वो नहीं मिलता। 70 में आके वैसे ही भावलपुर को जब याया खान साहब ने एक अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पंजाब का हिस्सा बना दिया, फिर एक तहरीक चली, तहरीक में कुछ लोग मारे भी गए भावलपुर में, लेकिन उसके बाद 73 के आइन में उसको वो कवर दे के जो याया खान साहब ने किया था, और नवाब भावलपुर को सिंबॉलिकली गवर्नर बना दिया गया सारे पंजाब का। अब उसके बाद कभी कभी ये तहरीक उठती है, फिर उसके बाद खामोश हो जाती है। तो भावलपुर का तो ये एक डिस्टिंक्ट इशू है। लेकिन भावलपुर को आप ये देखें कि एक ज़माने में जो आपके इस बर सग़ीर की अमीर तरीन रियासतों में से एक था, इस वक्त पर कैपिटा स्पेंडिंग के हिसाब से पंजाब में वो शायद सबसे कम है वहाँ पे, और गुरबत में भी वो शायद जो सबसे ज़्यादा है उन इलाकों में आ गया हुआ है। एक ज़माने की अमीर रियासत थी। इसी तरह अब डीजी खान को ले लें, डीजी खान में अगर आप देखें तो पर कैपिटा स्पेंडिंग जो रियासत या आपका सूबा करता है वो सबसे कम डीजी खान में। तो साउथ के जो इलाके हैं वो स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा निगलेक्ट हुए हैं। उसकी शायद वजह ये रही है कि जो पावर सेंटर लाहौर रहा है, जो लोग पंजाब के ऊपर जिनकी हुक्मरानी रही है, जिनका जो ये सबको देख रहे थे, वो लाहौर से थे, लाहौर सेंट्रिक थे। तो वो शायद साउथ को उस तरह से उन्होंने नहीं, उनके समझ नहीं आई होगी उनको। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, आपने जिस तरह कहा जी कि जब पीटीआई थी तो उनके पास नंबर्स नहीं थे, नहीं तो वो शायद कर देते। अच्छा, वो बात ये है कि आज आप नून लीग से पूछेंगे वो भी शायद यही बात कर देंगे, आप पीपल्स पार्टी से पूछेंगे वो कहेंगे जी हमें आप दें अक्सरियत, हम देखें करके दिखाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अक्सरियत है या नहीं है। एक अगर बिल फ्लोर किया जाए, कौन पार्टी होगी जो उसकी खिलाफ जाएगी, किस बुनियाद पे जाएगी? मतलब ये जो सारी बहस होती है कि जी लसानी बुनियाद पे होगा, किस बुनियाद पे, भाई जिस भी बुनियाद पे हो जाए कि फ़र्क क्या पड़ता है? छोटा यूनिट बनेगा, गवर्न करना आसान है। प्रॉब्लम क्या है? कहीं पे कोई कैसे जो है उस पर एतराज़ लगा सकता है? ये आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन 2013 की असेंबली जब हमारे इलेक्शन हुए, उससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब ने भावलपुर में अनाउंस किया, तब आपको अगर याद हो तो पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब के एक सूबे की बात कर रही थी। तो मियां साहब ने कहा जी हम आपको एक नहीं 2 सूबे देंगे, हम भावलपुर भी अलग कर देंगे और हम सिंध में साउथ में मुल्तान भी आपको एक सूबा दे देंगे। वो आए, उनके पास तो अक्सरियत भी थी,
वो उस वक्त बात गोल हो गई। मुझे लगता है ये जो अपर पंजाब का वोट बैंक है ना, जो कि काफ़ी तगड़ा वोट बैंक है, मेरे ख्याल में उसको बचाने के चक्कर में जो हमारी मेन स्ट्रीम जो पंजाब की जमातें हैं वो इस बात को आगे लेके जाने को तैयार नहीं है। मैं ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कौन सी जमात, आप मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई बिल फ्लोट हो तो शायद सबसे पहले हमारी जो पंजाब की जो डोमिनेंट पार्टी एक ज़माने में रही है मुस्लिम लीग नून, अब तो खैर डाउट्स आ गए हैं, सबसे पहले तो वो एतराज़ कर देगी। फिर वो कोशिश ये होगी कि अब जिस तरह PTI ने कहा कि जी हम पूरे साउथ में एक सूबा बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून ने कहा जी नहीं एक नहीं दो हों, बीच में फिर काफ लीग ने भी कहा जी नहीं एक नहीं दो सूबे हों, तो वो झगड़ा उसके ऊपर। तो टेक्निकली कोई ना कोई झगड़ा निकाल के वो उसको मतलब डिबेट को आगे लेके चले जाते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में जितना बड़ा पंजाब अभी सूबा है, अगर इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे बन जाएं, ये कोई खुदा ना खास्ता नाउज़-बिल्लाह कोई सहीफ़ा तो नहीं उतरा हुआ। और मैं तो आपसे पहले भी मेरी ये बात हुई कि हम पता नहीं क्यों हमें ये लगता है कि जोग्राफिया पे इंसान को हमने कुर्बान करना है। भाई जोग्राफिया को इंसान पे आप अगर मत कर दें कुर्बान और इंसान के लिए आसानी पैदा कर दें तो क्या फ़र्क उसमें पड़ जाएगा। तो ये एक अजीबो गरीब सी बहस है। अभी आजकल जो अभी कल्चर डे था पंजाब का, तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनकी पूरी की पूरा नैरेटिव ये था कि हम पंजाब की तकसीम के खिलाफ हैं। तो वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट अपर पंजाब में पाया जाता है कि शायद ये पंजाब की तकसीम अगर हो गई तो पता नहीं क्या ऐसा गजब हो जाएगा कि जो हम कोई ऐसे इररिकवरेबल लॉस की तरफ चले जाएंगे। आई थिंक अभी लोगों को समझाने की भी जरूरत है। और वो जो 47 में तकसीम हुई थी ना पंजाब की, उसका प्रॉब्लम ये था कि उसके बाद वीज़ा चाहिए था। ये अगर तकसीम हो गई तो मतलब पंजाब से सिंध में जाने के लिए कोई वीज़ा तो नहीं चाहिए, इसी तरह कोई और सूबा होगा तो जाने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए। इसमें कोई और मॉडल कर लें, आप गवर्नर एक रख दें, आप कहें जी एक ही सूबा है, एक सूबे के हमने 4 अलग अलग उनके वजीर आला कर दें, कुछ इस तरह का मॉडल कर लें कि आपकी वो तस्कीन भी रहे आपके दिल को कि भाई सूबा हमारा नहीं टूटा। मुझे ये बताएं, अच्छा इस इलाके से साउथ से हमारी जनूबी पंजाब से सरकारी जो सियासी फैमिलीज़ हैं वो भी बहुत सारी बड़ी देर से उनका एक होल्ड है। जैसे आपने सैयद अहमद महमूद का जिक्र किया, उनके वालिद हसन महमूद जो हैं, अब उनके जो साहबजादे हैं 2 मुर्तज़ा मुस्तफ़ा, वो मेरे ख्याल में दूसरी या तीसरी दफ़ा MNAs इलेक्ट हुए हैं। उसके अलावा खुसरो बख्तियार साहब जो हैं, हाशिम उनके जो भाई हैं, वो हालांकि इस इलेक्शन में तो इन्होंने पिछले इलेक्शन में PTI में वो ऑल एंड ऑल थे। सो क्या जो इनकी जो सियासी पार्टीज़ हैं वहाँ पे, जो सियासी रहनुमा हैं इनके साउथ पंजाब के, उनका भी दिल नहीं है कि ये चीज़ होए, या उनका दिल बहुत ज़्यादा है लेकिन चूँकि उनका नंबर कम है या को उनके तौर पे ये चीज़ हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, या वो चाहते हैं और ऊपर से नहीं होने देते, या वो एंड में कोई फेवर ले लेते हैं उसके, क्योंकि इन सब का मुतालबा अगर मैं ये था बगैर किसी लगी लिपटी की बात करूँ ना, अब हम सब ने घर लाहौर बना लिया जी, हम सब का एक तरह से ताल्लुक लाहौर से जुड़ गया हुआ। तो मुझे लगता है कि ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज है साउथ की, उनका भी शायद दिल नहीं करता कि हम हमारा ये सूबा लागू, हालांकि वोट वहाँ। लेकिन अगर आप ये देखें पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए 22 वाले, और अब जो अक्सरियत है बड़ी बड़ी फैमिलीज की, उनको धचके लगे हैं इस साल। आपने अभी हाशिम की बात की, हाशिम एक वहाँ तहरीक इंसाफ की एक कारकुन से हार गए, जी जो कि इसी बिल्कुल कोई इन्फ्लुएंसर टाइप थी, और वो बेचारी नहीं हमारी वो तंजीम का हिस्सा थी, जिले की सदर थी हमारी। खुसरो लड़ाई नहीं। इसी तरह आप जनूबी पंजाब में अब जरताज को आप देख लें, जरताज दूसरी दफा DG खान में लगारी उसको हरा के आ रही है। इसी तरह साउथ में आप लोधरा में देख लें। अब मैं लोधरा वाला एक टेस्ट केस में अक्सर उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि 6 तारीख को PTI की खातून ने जो वहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ रही थी तरीन साहब के खिलाफ, उन्होंने कहा कि जी मैं अपने पेपर्स वापस लेती हूँ तरीन साहब के हक में। 6 की रात को PTI ने अनाउंस किया कि अब हमारा उम्मीदवार ये होगा राव कासिम। कोई कैंपेन का टाइम नहीं, और वो एक दिन के गैप से 8 तारीख को 54,000 वोट ले गया। तो तब्दीली अब साउथ में भी बहुत सारी आ गई है। जो पुरानी फैमिलीज हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम अपने लोगों को और ग्रांटेड नहीं ले सकते। वोट बैंक नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से ना हम उस पर भी आते हैं कि पॉलिटिकल रियल में भी कहा जाता है कि ओहो बड़े ज़िम्मेदारों ने मरवा दिया, बड़े ज़िम्मेदारों की वजह से हमारा सियासी जो सिस्टम है वो बर्बाद हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ फिर ये भी बहुत बात होती है कि जी अब जो मॉडर्न तकाज़े हैं उसके तहत फार्मिंग होगी तो ही कुछ बनेगा, तो वो मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक बहुत छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स होनी चाहिए, बड़े ज़िम्मेदारों को ख़त्म कर। ये क्या इसमें कोई दुरुस्त बात है, या मॉडर्न तकाज़ों में जो छोटी लैंड होल्डिंग्स के लिए और ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं? सर, आप ना दुनिया में कोई भी कारोबार ले लें, एक टर्म इस्तेमाल होती है इकोनॉमी ऑफ स्केल, कि आपका स्केल एक रीजनेबल साइज का हो तो तभी वो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है। फ़र्ज़ करें एक किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है, क्या वो ट्रैक्टर ख़रीद सकता है? जो कीमत आज ट्रैक्टर की हो गई है, क्या वो सोलर ट्यूबवेल लगा सकता है? क्या वो जो नए जदीद जिसके आप तकाजे कह रहे हैं इम्प्लीमेंट्स है वो ख़रीद सकता है? नहीं ख़रीद सकता।
वो बेचारे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाके खाद खरीद सके। तो आपको कुछ ऐसा सिस्टम एक लेके आना है जिसमें आपके फार्म का साइज भी बड़ा उस तरह से ना आप करें, लेकिन जो छोटा काश्तकार है उसको भी आप जदीद तकाज़ों के साथ हम मांगी उनकी लेके आएँ। मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ ले आएँ। 10 काश्तकार जिनकी थोड़ी थोड़ी ज़मीन है उनको आप इकट्ठा करके एक कोऑपरेटिव बना दें, सरकार उसके बाद उनको सब्सिडाइज रेट पे ट्रैक्टर ये वो दे, ताकि उनका यूनिट बड़ा हो जाए, निगोशिएटिंग पावर उनके पास ज़्यादा आ जाए। अगर यूनिट बड़ा होगा, फसल ज़्यादा काश्त होगी तो उनकी यील्ड बेहतर हो जाएगी। वो आप जब टेबल पे बैठ के बात करने में उनकी बात में वजन ज़्यादा हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की हमें चीज़ लेके आने की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों में अगर आप ज़मीन छोटी से छोटी करते जाएंगे, आपने हिंदुस्तान में हमारे सामने हुआ ना जी, एक लैंड रिफॉर्म का वहाँ पे हुआ, तो एक वक्त वो था कि 80,000 काश्तकार रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ खुदकुशी कर रहा था। वजह क्या थी कि यूनिट इतना कम हो गया कि वो सस्टेनेबल नहीं रहा। तो यूनिट छोटा करने से ज़्यादा हमें अब एक ऐसे यूनिट की तरफ जाने की ज़रूरत है जो हमें पता हो कि वो 50 एकड़ बनता है, 100 एकड़ बनता है, जिसके ऊपर आप जदीद जो आपके जो तकाज़े हैं वो पूरे करते हुए वो सारे इम्प्लीमेंट्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, और वो उस काश्तकार की जो ज़मीन है वो भी आप उससे किसी से भी छीन के किसी और को नहीं दे रहे। तो कुछ इस तरह हमें करने की ज़रूरत है। तो उसका मुझे तो यही हल नज़र आता है कि आप कोऑपरेटिव्स बनाएं, आप 10-10, 15-15, 20-20 काश्तकार इकट्ठे करें, 100 एकड़ का, 150 एकड़ का, जो यूनिट आपको लगे कि इसके ऊपर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपकी जो मॉडर्न मशीनरी उसकी होती है, उस पर आप उनको इकट्ठा करें, और वो अपने हर एक की अपने अपने मालिकाना हकूक भी रहें, और इस तरह आप उसको फार्म को चलाएं आगे। जैसे अली ने भी जिक्र किया कि कुछ जदत हो, कुछ जदीद चीज़ फार्मिंग इंडस्ट्री में लेकर आएँ, कुछ उसको करें। पाकिस्तान के ऊपर अनफॉर्चुनेटली जिससे भी मैं सुनता हूँ वो कहते हैं जी कि हम जो है विद द टाइम्स प्रोग्रेस नहीं किए। ये अब की नहीं, मतलब काफ़ी सालों से कि जी हम वो पुरानी ही चीज़ें जो हैं उन्हीं को हम थोड़ा सा रीइन्वेंट करके उन्हीं को चलाई जा रहे हैं। नई मशीनरी, नई चीज़ें जो इसके अंदर लेबर इंटेंसिव लेस हो, मशीन महंगी हो जिससे आप काम कर सकें, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही। इसमें एक वजूहत ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, नंबर 1। दूसरी आया ये है कि फार्मर जो है वो ख़ुद इस चीज़ से है कि यार हमने खुद प्रोग्रेस नहीं करना। ये भी तो है जैसे हमारी प्रिंटिंग की फील्ड के अंदर जहाँ पे जिस मशीन पे एक मशीन में इनका हाथ सेट है, वो कहते हैं यार नई मशीन हमें ना ला के दे, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें सीखना पड़ेगा, हम सीखना नहीं चाहते। मैंने भी ये किया, मेरे वालिद ने भी काम किया, हम इसी मशीन पे काम करेंगे। क्या ये फैक्टर है, या फिर जनरली एक पैसों की कमी है जिस वजह से नहीं कर सकते? जी, जो आपने आखिरी बात की ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पैसों की है, कमी है। आप जहाँ भी देखें काश्तकार को जहाँ कोई नया इम्प्लीमेंट अगर उसकी अफोर्डेबिलिटी में आ रहा है वो उसको ला के उसको इस्तेमाल कर। अच्छा, आपको अक्रॉस द बोर्ड देखें ना, ट्रैक्टर जो नए आपके जितने भी हल हैं मुख्तलिफ किस्म के, आपके कल्टीवेटर्स हैं, सारी मशीनरी काश्तकार को अगर उसके एक्सेस हो तो वो उसको इस्तेमाल करता है। ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, फंड्स की कमी है हमारे। फिर दूसरा ज़हन में एक ये बात बैठी हुई है, पंजाब की हद तक मैं बात करूँगा कि शायद यहाँ अभी भी बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं लैंड के, वो नहीं है। मेजॉरिटी आपका 80, 85, 90% काश्तकार छोटा काश्तकार है जिसके पास 12, 15, 10 एकड़ से कम ज़मीन है। उसके पास इतनी सकत नहीं होती कि वो जदीद मशीनरी जो कि बहुत महंगी है वो ख़रीद के ला सके। इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसका हल ये है कि आप कुछ स्टेट, अब ये भी नहीं हो सकता ना कि आप 3 एकड़ पे हर किसी को ट्रैक्टर दे दें, तो वो रिसोर्स आपकी वो भी ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत से मतलब रिसोर्स बहुत ज़्यादा हो गई। तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि आपकी रिसोर्स की यूटिलाइजेशन भी पूरी हो, वो जो छोटा काश्तकार अफोर्ड नहीं करता उसके पास वो उस तक उसकी रसाई भी हो जाए, और हमारी ओवरऑल जो एग्रीकल्चर है वो भी जो कर जाए तरक्की। तो इस पे हमें कुछ इस लाइन्स पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें ये भी हम अक्सर सुनते हैं कि फ़लानी हुकूमत आती है तो काश्तकारों को उनकी फसल के पूरे पैसे मिलते हैं, फ़लानी हुकूमत आती है तो पूरे पैसे नहीं मिलते, अच्छा रेट नहीं मिलता। क्या गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का मार्केट के ऊपर? गवर्नमेंट का तो कंट्रोल उस तरह से नहीं, लेकिन गवर्नमेंट जिन 2-3 फसलों की प्राइस या कीमत खुद तय करती है, उसमें एक गन्ना है और अब उसमें कपास की भी तय कर रही है। तो इन दो के ऊपर गवर्नमेंट जो एक सपोर्ट प्राइस तय हुकूमत करती है, बाकी सारी मार्केट पे चल रही होती है। अच्छा, अब ये गन्ने पे क्यों करती है? क्योंकि वो चीनी हमने एसेंशियल आइटम में डाली हुई, तो उसकी लोगों तक चीनी पहुंचाना ज़ाहिर है उसने सरकार ने इंश्योर करना है, तो वो इतनी प्राइस उसकी सेट करते हैं कि काश्तकार जो है वो गन्ना लगाना बंद ना कर दे। एक तो उसके ऊपर इनका होता है, और अब कपास पे भी कर दिया क्योंकि कपास हमारी टेक्सटाइल सारी बंद हो रही थी, तो कपास की भी एक सपोर्ट प्राइस के काश्तकार को कम से कम इतनी कीमत मिले कि उसको उसमें नुकसान ना हो। तो इन दो पे तो है, बाकी उसके बाद छोटी छोटी पॉलिसीज़ होती हैं। मसलन मैं आपको मिसाल दूँ, अब गंदम है, अब गंदम रियासत खरीदती है हमसे, सारी कोशिश होती है रियासत की कि वो सारी हमसे खरीद ले। एक वक्त वो था कि अब गंदम को अगर फ़र्ज़ करें मैं काश्तकार हूँ और मैंने स्टेट को बेचनी है, तो मुझे गंदम का जो एक सेंटर है वहाँ जाके एक फ़ाइल जमा करानी पड़ती थी। उस फाइल में कागज़ लगा होता था जो पटवारी और
गिरदावर तहसीलदार तस्दीक करते थे कि जी इसकी इतने एकड़ गंदम है, उसकी बुनियाद पे मैं पैसे जमा कराता था और मेरी एक फ़ाइल बन के वो जाके जमा होगी। फिर मेरी बैलेटिंग होती थी, उसमें मेरी अगर फ़ाइल पहले आ गई तो मुझे बोरियां मिल गई, मैंने 100 बोरियां मांगी, मुझे 20 बोरियां मिल गई। लाइनें लग के, धक्के खा के, पुलिस से डंडे खा के हमें वो फाइलें जमा करानी पड़ती थी और मुश्किल से फिर हम तरले करके, मिन्नतें करके और रिश्वतें दे के वो हमें बोरियां मिलती थी। मतलब रियासत ने इतना मुश्किल कर दिया था कि काश्तकार उनको गंदम बेचे, तो फिर वो ओपन मार्केट में बिकती थी और सस्ते दामों बिकती थी। 18 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि जी आप गंदम की बोरियां ओपन कर दें, जो जितनी लेना चाहे ले, गंदम तो वही है ना जो है, खाली बोरी को मैंने क्या करना है। और 20 रुपए आपने बोरी के काटने, वैसे भी वो तो जब मैं आपको बोरी वापस करूंगा तो मुझे वापस देंगे ना। तो उन्होंने बोरी ओपन कर दी। उसके बाद से आपने कभी सुना हो कि कहीं गंदम के सेंटर्स पे भगदड़ मची हो, लोगों को, काश्तकारों को डंडे पड़े हो, सहूलत हो गई ना। और क्योंकि हर जो ओपन मार्केट में सबको पता था कि स्टेट गंदम अब सारी खरीदनी पड़ेगी क्योंकि बोरियां ओपन है, तो वो जो रेट सरकार तय करती थी वो मुझे मिलता था, गंदम का भी रेट सरकार तय करती है। तो इस किस्म की छोटी छोटी पॉलिसीज हैं। अब गन्ना को ले लें, हमें गन्ने का CPR नहीं मिलता था, केन परचेज रिसीट। तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो तब तरीन साहब हमारी कमेटी हेड कर रहे थे, तो इनसे हमने यही इसके ऊपर बात हुई। तो क्या किया स्टेट पंजाब हुकूमत ने कि हर शुगर मिल के बाहर एक तहसीलदार अपॉइंट कर दिया, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, कि कोई भी ट्राली CPR के बगैर वापस नहीं जाएगी। जब वो CPR हमारे हाथ में आ गया तो हमें गन्ने की भी कीमत पूरी मिलना शुरू हो गई। अब CPR मेरे पास था तो वो जो 15 दिन की या 1 महीने की लिमिट है कि उसके अंदर अंदर पैसे देने, वो भी मुझे मिलना शुरू हो गए, वरना मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो ऐसी अगर छोटी छोटी पॉलिसीज अगर गवर्नमेंट अपनी ठीक कर ले ना किसान को फैसिलिटेट करने के लिए, तो मेरे ख्याल में, और वो 3 साल मैं आपसे कहता रहा कि काश्तकार बड़ा खुशहाल है और आपको ये नंबर रिफ्लेक्ट करेंगे, और वही हुआ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है काश्तकार को सपोर्ट करने के लिए। पानी है, पानी की आप चोरी सिर्फ रोक लें, और वो क्योंकि इदारा जो आपका पानी को मैनेज करने के लिए होता है, आपको सूबाई, वो सारे मिल के चोरी कराते हैं। आप पानी की चोरी रोक लें तो आपकी वो जो टेल तक पानी पहुंचना शुरू हो जाता है, वाराबंदी कम हो जाती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो कोई करनी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर आपने गन्ने का जिक्र किया, मेरा एक सवाल उससे ही मुतल्लिक था कि जितनी तमाम क्रॉप्स हैं हमारी, उसमें से मेरे ख्याल में सबसे कंट्रोवर्शियल जो है हमारे मुल्क में वो गन्ना है। और क्योंकि उसके थ्रू आप फिर चीनी बनाते हैं, और शुगर जो माफिया भी कहा जाता है, और शुगर मिलें भी जो बड़ी बड़ी हैं वो इसी रीजन में पाई जाती हैं, गन्ना भी शायद यहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या वजह है कि ये इस क्रॉप के ऊपर गवर्नमेंट जो है उसने कोई रेगुलेशन इतनी स्ट्रिक्ट नहीं की हुई कि हर साल कोई कंट्रोवर्सी सिर्फ इस क्रॉप से पैदा होती है और वो भी मुंसलिक हो जाती है किसी एक शुगर मिल से या फलानी शुगर मिल से जो इसी एरिया में होती है? आप लिस्ट निकाल लें जी कि मेजॉरिटी शुगर मिलों के मालकान कौन है। जब आप वो लिस्ट निकाल लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके ऊपर इतना लीनियंट क्यों है, या क्यों उस तरह से इनके ऊपर सख्ती से कोई 1990 से लेके और आप आज तक सिवाय इमरान खान के मुझे बताएं कोई एक प्राइम मिनिस्टर हो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुगर मिल का मालिक ना हो, एक बता दें मुझे। नहीं वो तो कोई एक है, वो तो उस तरह से गिलानी साहब नहीं थे तो जरदारी साहब सदर थे, उनकी अपनी शुगर मिले। हाँ। तो सर जो आपके जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, अगर उनका पूरा का पूरा इंटरेस्ट शुगर इंडस्ट्री में है तो वो जाहिर है अपना उन्होंने इंटरेस्ट वॉच करना है, किसान को तो नहीं वो देखेंगे ना इंटरेस्ट। लेकिन इसका मतलब है कि अगर हमने इतने सालों में इस चीज़ को इन्फिल्ट्रेट करके इस चीज़ को ठीक करने के लिए कानून साजी इस किस्म की नहीं की कि ये काम ना हो पाए, हमने कानून साजी उसके उलट की। हमने ये कानून बना दिया कि आप शुगर प्लांट जो 2 लाख टन डेली जो क्रशिंग ना कर सकता हो, उससे छोटा आप लगा ही नहीं सकते। आपने ये कर दिया कि गुड़ बनाना जो है वो दफ़ा उस पर 144 अभी तक लगी हुई है, वो हम बीच में लोग बना लेते हैं, लेकिन गुड़ नहीं आप बना सकते। केपी में तो बनता है, केपी में बनता है, साउथ पंजाब में भी बनता है, लेकिन वो जब गन्ना ज़रा कम हो तो हमारे ऊपर क्रैक डाउन भी होते हैं। तो आप वो छोटे छोटे शुगर प्लांट्स अब वो ब्राज़ील बना रहा है, चीन बना रहा है, हिंदुस्तान में बन रहे हैं, आप हर काश्तकार को लगाने दें। 25, 30, 50 लाख का 4-5 काश्तकार मिलके एक प्लांट लगा लेंगे, वो अपने 2 एकड़ तो रोज़ के उसकी वो वहाँ क्रशिंग कर ही सकते हैं ना। नहीं वैसे भी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूँ, मैं अपनी शुगर मिल क्यों नहीं लगा सकता? मुझे क्यों लाइसेंस लेने की ज़रूरत है इनसे? तो क्योंकि फिर वो उसको इस्तेमाल, वो जो लाइसेंस जो जिस तरह 90 की दहाई में 80 की दहाई में इस्तेमाल हुआ, वो जो लाइसेंस जब ज़ियाउल हक साहब का दौर था वो हुआ ही इसीलिए कि वो जो नहीं मिलता था साथ उसको एक लाइसेंस आपने दे दिया और वो अब आपके साथ आ गया। तो लाइसेंस इस्तेमाल इस तरह हुआ शुगर मिल का। अच्छा, और इसी इलाके में
आपने अभी जिक्र किया कि आम की भी बहुत काश्त होती है, मतलब फ्रूट जनरली हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब सिट्रस भी करते हैं, लेकिन आम जो है वो बहुत ज़्यादा, और ये ज़्यादातर जो है अगेन साउथ पंजाब के अंदर। तो इसके अंदर भी मुझे कोई बता रहा था कि इसके अंदर भी कहानी जो है वो इसी किस्म की है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो पहले पिक हो जाता है, वो पैक भी हो जाता है, चला भी जाता है, और जो लोकल मार्केट में आता है वो सारा ख़राब होता है। ख़राब तो नहीं, लेकिन वो उसकी ग्रेडिंग होती है। जो टॉप ग्रेड का होता है वो ज़ाहिर है बाहर चला जाता है, जो ज़रा उससे कम ग्रेड्स के वो फिर हमें मार्केट में मिल जाते हैं खाने को। लेकिन जो हमें भी मिलते, जो टॉप ग्रेड है ना, उसमें सिर्फ उसकी क्वालिटी वो नहीं होती, उसमें और बड़ी चीज़ें होती हैं। उसकी वो जो ट्रीटमेंट होती है, वो जो उसको वैक्सिंग करते हैं, उसकी पैकेजिंग, वो जो दवाइयाँ उसके ऊपर लगा के, क्योंकि बाहर जो मुल्क हैं जहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं उनको होता है कि कोई बीमारी यहाँ ना आ जाए, तो वो ट्रीटमेंट वगैरह करके तो वो टॉप ग्रेड बन जाता है। बट अगेन ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक स्मॉल फार्मर कर सकता है। आम की इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, ज़्यादा देर लगती है बाग लगाना। आम देखें ना, आप कोई भी बाग लगाएंगे तो वो उसकी फ्रूटिंग में कम से कम 4-5 साल तो लगते हैं, तो 4-5 साल आपको इंतजार करना पड़ता है। आपकी फसली 4-5 साल की हो तो फिर तब जाके वो आप कुछ देगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, जो बहुत एक बुनियादी सवाल, और वो ये कि आजकल तो शायद थोड़ा सा मांद पड़ा हुआ है लैंड वाला बिजनेस, लेकिन जिस तरह से रियल इस्टेट चल रही थी और जिस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही थी, और हमने वीडियोस देखी, नाम नहीं लेंगे सोसाइटीज़ के, लेकिन हमने वीडियोस देखी कि पूरे आम के बाग कट के ट्रॉलियों में भर के जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बननी है। इस तरह की चीज़ों से आपको लगता है पाकिस्तान में फूड स्कार्सिटी हो सकती है? हमने वहाँ पे एक मैंगो एवेन्यू बना तो दिया है, और हम क्या चाहते हैं सर, फूड स्कार्सिटी तो ऑलरेडी है आप पे। देखिए ना, आप ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद आपके खाना आपका पूरा नहीं होता। आप मेरे ख्याल में हर चीज़ ही आप बाहर से मंगवा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यील्ड्स आपकी ऊपर नहीं गई, ज़ाहिर लैंड आपकी पहले से कम हो रही है और आबादी आपकी बढ़ रही है, तो फूड स्कैर्सिटी तो हम ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ आप नाम लें जो हम बाहर से ना मंगवा रहे हैं। बिल्कुल, वो दालें शालें हर चीज़ बाहर से आ रही है। तो लेकिन होगा ये कि अब जैसे जैसे ज़र मुबादला का मसला होगा, जैसे जैसे डॉलर्स की हमें और ज़्यादा ज़रूरत होगी, हम यहाँ से बाहर नहीं भेज सकेंगे, तो फिर वो हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब एक्चुअली यहाँ पे जिसके पास रुपए हैं भी, वो शायद रुपए हाथ में लेके खड़ा होगा और चीज़ नहीं मिल रही होगी, और अगर मिलेगी तो इतनी महंगी मिलेगी कि आपकी वैसे ही आपकी जेब इजाज़त नहीं देगी। तो ये तो मसला है यहाँ। लेकिन आपने फूड स्कैर्सिटी की बात की, जैसे पानी का बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। 1-2 साल में या 2-3 साल में पंजाब के अंदर तो सारे एस्टिमेट्स जो हैं वो कहते हैं कि वाटर स्कैर्सिटी जो है वो अगला सबसे बड़ा मसला बन जाएगा हमारा। सर मैं तो गुज़श्ता, इनको पता है, मैं तो कोई तकरीबन 10 साल से अपनी जो भी मेरी थोड़ी सी आवाज़ है मैं उसमें लगा हुआ हूँ कि पानी का मसला बहुत बड़ा मसला है। और पानी, आप इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में आपकी जो एक थ्रेश होल्ड होता है, आई थिंक वो 1000 क्या उसका मुझे फिगर उसका नहीं याद, आप बिल्कुल उसके बॉर्डर लाइन पे है। आपके पास पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत जो है वो सिर्फ 30 दिन की है, जबकि आपके दरिया जो है वो 6 महीने नहीं बहते सर्दियों के। आपके पास जो पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत है वो सिर्फ 17 के 18% है आपकी जो कुल ज़रूरत का। जितनी रेनफॉल होती है उसको हम अगर इतने साल पहले शुरू करते कुछ, तो अब तक ये इशू भी डिबेटेबल नहीं होता। फिर उसके बाद जो आपका बड़ा मसला ये है कि आप अभी तक फ्लडिंग कर रहे हैं, मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप पानी की कमी के बावजूद जो फसलों को पानी लगा रहे हैं वो आप फ्लड कर रहे हैं, पूरा का पूरा खेत आप पानी से भर रहे हैं। तो वो तो आपका उसमें से 90% पानी जो है वो आपका ज़ाया हो रहा है। आप उन मुल्कों में से हैं जो 1 किलो चावल या 1 किलो गंदम के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि आप जो अल्टरनेट, जो ऐसे तरीके आपके आबपाशी के जिनमें पानी बचे, उनके ऊपर इन्वेस्ट अभी तक कोई नहीं किया, और गरीब काश्तकार उस पर कर नहीं सकता। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने आज सारी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमें बताई, साउथ पंजाब की हद तक भी और फार्मिंग की हद तक भी। तो नाज़रीन, यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। अगले हफ्ते फिर से आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।